हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं साउंड वेव को। और जैसा कि अपन ने लास्ट जो चैप्टर है वेव ऑन स्ट्रिंग उसमें भी पढ़ा था ये सुपरपोजिशन वाली टर्म, तो वही रिपीटेड टेलीकास्ट चलेगा आज। देखो क्या है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन आप सबको पता ही है क्या होता है। इंटरफेरेंस कब बनता है? सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, बस मैंने इतना ही लिखा है, पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रैवलिंग वेव विच आर ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ। स्टैंडिंग वेव में सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, और बिट्स में नियरली सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन। ये अपन ये दो टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम कहानी यहाँ भी रहेगी। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में मैं पहले इंटरफेरेंस कवर करूँगा आपको और देन बिट्स कवर करूँगा। ये दो चीज़ें आज कवर करेंगे, फिर कल वाले लेक्चर में अपन स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो लिख लो जरा सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन में तीनों पॉइंट्स लिख लो। लिसाजूस फिगर पढ़ने नहीं है तो मैंने लिखा भी नहीं है, पहले एक बार लिख लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ये पूरा लिख लो, फिर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव लिख लो। अपन आज वाले लेक्चर में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव हो जाएगा, उसके बाद अपन बिट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस आसान है इसलिए मैं फटाफट से समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है इंटरफेरेंस क्या है। यहाँ तक की कहानी लिख लो पहले वीडियो पॉज करके। ये वापस से लिख लेना है। आपको लगेगा सर ये तो पहले भी लिखा हुआ है, वापस से लिख लो ताकि आपको अब चैप्टर के आगे की थीम पता लगेगी कि इस चैप्टर में अब आगे क्या क्या पढ़ने वाले अपन। पहले इंटरफेरेंस पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में, बीट्स भी आज ही खत्म हो जाएगा। स्टैंडिंग में वो आसान है, अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ऊपर भेज देते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। अब इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या है देखो, मान लो बेटा दो साउंड सोर्स हैं। मान लो एक साउंड सोर्स तो ये आ गया, यहाँ पे एक साउंड सोर्स आ गया, इसको नाम दे दिया अपन ने S1, और यहाँ दूसरा साउंड सोर्स आ गया, इसको नाम दे दिया अपन ने S2। ठीक है, दोनों से साउंड निकल रहा है और ये साउंड जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो साउंड आगे बढ़ रहा है ना बेटा, मान लो यहाँ पे आके कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। अब आपको ऐसा ना लगे, पॉइंट P कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ से साउंड गया, मान लो S1 से जो है डिस्टेंस वो चला X1 डिस्टेंस चला, और यहाँ से जो चला डिस्टेंस वो X2 चला। ये पॉइंट P है, यहाँ जो पॉइंट का नाम बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट P है, और पॉइंट P पे जो है साउंड जो है ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये साउंड वेव भी बना देता हूँ मैं, ये इस टाइप से साउंड आगे बढ़ा होगा यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, साउंड नहीं बनाते हैं। चलो अब यहाँ P पॉइंट पे जो है वो क्या होने वाला है, साउंड का इक्वेशन। ठीक है, तो मैं पहले P पॉइंट पे इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे पहले सोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो पहले सोर्स का इक्वेशन P1 का मतलब चेंज इन प्रेशर है। P1 का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू P01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस θ1। ठीक है, ठीक है। 8 पॉइंट P पे जो प्रेशर चेंज हो रहा है ना, वो पहले सोर्स के कारण ऐसे हो रहा है, दूसरे सोर्स के कारण P2 P02 साइन ओमेगा टी KX2 θ2। दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, ये अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, ये अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके। P1 P2 प्रेशर है, P01 पहले वाले का प्रेशर एम्पलीट्यूड, P02 सेकंड सोर्स का प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है ना, P पॉइंट पे प्रेशर एम्पलीट्यूड है P01 P02। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या होगा बेटा, फेज डिफरेंस पता करते हैं अपन। फेज डिफरेंस क्या है देखो, तो ये जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस इसको अपन फाई से डिनोट करेंगे। ये क्या आ गया देखो, दोनों फेज का डिफरेंस ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस θ1 माइनस ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस θ2। ठीक है, यही सेम कहानी अपन ने वहाँ भी पढ़ी थी। तो ये जो फेज डिफरेंस है बेटा, ओमेगा टी से ओमेगा टी गायब हो जाएगा, तो ये आ रहा है माइनस KX1 प्लस θ1, यहाँ प्लस KX2 माइनस θ2 हो जाएगा। तो इस फेज डिफरेंस को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो KX2 माइनस X1 माइनस θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस हो गया K डेल्टा X माइनस डेल्टा θ। आपको मैंने पहले भी बताया होगा, अगर इनिशियल फेज डेल्टा θ अगर 0 है तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा अपना, अपन ये मान लेंगे डेल्टा θ 0 है, तो फेज डिफरेंस जो आ जाएगा अपने पास K डेल्टा X। ठीक है,
इसको ऐसे लिखा जा सकता है फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर है बेटा? ये वाला फॉर्मूला आपको पहले भी याद होगा। तो ये अपने पास फेज डिफरेंस आ गया। ये फेज डिफरेंस तब है जब इनिशियल फेज सेम हो। इनिशियल फेज सेम होगा तो डेल्टा थीटा 0 हो जाएगा। θ1 और θ2 बराबर होंगे तो डेल्टा थीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, सेम इनिशियल फेज के केस में। सेम इनिशियल फेज जो θ1 θ2 है ना, इनिशियल फेज सेम होगा तो ये वैलिड हो गया। अब यहाँ पे वापस से अपन रिजल्टेंट का कैलकुलेशन करते हैं। रिजल्टेंट कैसे आता है, तो रिजल्टेंट मान लो ये वाला एम्पलीट्यूड जो है, यहाँ एम्पलीट्यूड को P01 बता रहे हैं, P01, ये वाला एम्पलीट्यूड P02, ये वाला फेज डिफरेंस फाई अपन ने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, देखो ये दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल, ठीक है, वेक्टर एडिशन करते हैं ना, उसी टाइप से ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा। तो मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लिखूं तो यहाँ बस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रेशर की टर्म में लिख दिया गया है और कुछ नहीं है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, P0 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा √ओवर P01 स्क्वायर P02 स्क्वायर 2P01 P02 cos फाई। फाई का वैल्यू कहाँ से ला देंगे अपन, यहीं से, ठीक है। ऐसे अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड S0 वाला लिखा जाए ना तो यही इक्वेशन जरूरी नहीं है P की फॉर्म में लिखा हो, S की फॉर्म में लिखा होगा तो S0 जो रिजल्टेंट लिख दोगे आप √ओवर S01 स्क्वायर S02 स्क्वायर प्लस 2 S01 S02 cos फाई। ये डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। ये आप सब लोग समझ जा रहे हो। अब अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखूं, अगर मैं लिखता हूं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, आई रिजल्टेंट, वही सेम फॉर्मूला, क्योंकि मुझे पता है इंटेंसिटी जो है यहाँ भी पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिखे, P²/2ρV ये होती है ना इंटेंसिटी। तो ये वही फॉर्मूला सेम बनने वाला है, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई, ठीक है। आप एक बार ये अगर किसी को लग रहा हो सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो पिछला वाला इंटरफेरेंस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाला अगर देखा जाए तो रिपीटेड टेलीकास्ट है बच्चों, नया कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ही। तो वीडियो पॉज करके पहले ये लिख डालो और ये लिखने के बाद फिर वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो, एंड देन ये भी लिख लो। फिर यहाँ से अपने पास आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का खुद से भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक साइड में लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक साइड में अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक साइड लिखेंगे अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होता है जरा आप लोग भी खुद को सारी कहानी पता ही है, ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ होती है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। यहाँ पे जो है ना इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होता है। अब वो प्रेशर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कोई सा भी बोल सकते हो। यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होता है, ठीक है। वैल्यू भी चाहो तो लिख सकते हो। इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ कितना आ जाएगा, आई का इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू √I1 + √I2 होल स्क्वायर, और P0 एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू P01 + P02, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू, तो आ जाएगा √I1 - √I2 होल स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे प्रेशर एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, तो चाहो तो मोड लगा लेना P01 - P02, ठीक है। अब ये हुआ होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको फाई के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है, फाई का वैल्यू 0, 2π, 4π एंड डैश 2nπ, इस टाइप का फाई रहा होगा फेज डिफरेंस। यहाँ फेज डिफरेंस पाई, 3π, 5π, ऑड मल्टीपल है तो ये 2n+1π रहा होगा ऐसा, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू जो है, फाई का फॉर्मूला पता ही होगा आपको,
फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, के डेल्टा एक्स, और के को 2π/λ अपॉन डेल्टा एक्स लिखोगे तो फाई की जगह 0 लिखोगे तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 0, लैम्डा, 2λ, 3λ एंड लास्ट में जाते जाते nλ। ऐसे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिखोगे तो λ/2, 3λ/2, 5λ/2 एंड लास्ट जाते जाते 2n+1 λ/2। ठीक है, तो ये सारी कहानी रिपीटेड टेलीकास्ट बेटा, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी नोट कर लो जरा आप लोग। फिर अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चंस किस वे में करने अपने को। ज़्यादातर कहानी आज वाले लेक्चर की आसान है और मेजॉरिटी पार्ट तो रिपीटेड टेलीकास्ट है। ठीक है, तो नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ जाते हैं अपन। यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी फटाफट से, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिख लो, फिर न्यूमेरिकल पार्ट बताता हूँ आपको क्या है। एक पॉइंट और लिख देते हैं यहीं पे, यहाँ पे नोट लगा के। ये पहले भी लिखाया होगा मैंने। अगर इंटेंसिटी बराबर बराबर हो जाती है I2 बराबर I1, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखते हो ना, ये आती है 4I1 cos स्क्वायर 5/2। और अगर एम्पलीट्यूड P02 और P01 बराबर बराबर है तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आता है ये आता है ट्वाइस ऑफ P01 cos 5/2। ठीक है, क्लियर है, ये भी नोट कर लेना। ये भी पुरानी कहानी है और कुछ नहीं है। चलो अब आ जाते हैं अपन न्यूमेरिकल सेक्शन पे। ये न्यूमेरिकल आ गया अपना। S1 S2 दो सोर्स है। S1 और S2 दो सोर्स आपको दिख रहे होंगे, साउंड सोर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है और ये पॉइंट P जो है यहाँ से S1 सोर्स से सीधा हॉरिजॉन्टली 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। क्या पूछा गया है, S1 S2 आर कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है और 110 है, 110 हर्ट्ज है। कोई इनिशियल फेज नहीं है, मतलब डेल्टा थीटा आपको 0 कंसिडर कर लेना है। ठीक है, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू S1। ये जो S1 है ना, S1 के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी I0 है और S2 के कारण 4I0 है। और साउंड का वेलोसिटी 330 कंसिडर कर लेना है। तो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी ये आपको पता करना है। मतलब एक साउंड तो यहाँ से जा रहा होगा, एक साउंड तो यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है, दूसरा साउंड यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है। इधर वाले की इंटेंसिटी I0 है, इधर वाले की इंटेंसिटी 4I0 है। तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा। इस पॉइंट का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको ये पता करना होगा कि वहाँ पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, और पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लेना और अपना आंसर पता करो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्व करो जरा बच्चों। वीडियो पॉज करो और सोल्व करो, 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने सोल्व किया हो। तो I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi, ये अपना क्वेश्चन है। I1 का वैल्यू क्वेश्चन में I0 दिया है एंड I2 का वैल्यू 4I0 दिया है एंड फाई कहाँ से लाएं, फाई जो है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। अब ये पार्ट डिफरेंस पता करें बच्चों, तो ये जो एक सोर्स, यहाँ एक सोर्स S1 है और दूसरा सोर्स S2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। ये वाली डिस्टेंस अगर 4 मीटर है P पॉइंट की यहाँ से, तो ये वाली पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर आएगी क्या मेरे पास, ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर आएगी और ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर है। तो पार्ट डिफरेंस तो सीधा सीधा मुझे पता लगेगी। ठीक है, अब लैम्डा कहाँ से लाऊं, V = F लैम्डा लगा लूँ क्या, तो लैम्डा भी पता लग जाएगा क्या बेटा। V = F लैम्डा लगा देता हूँ तो लैम्डा की कैलकुलेशन भी पता लग जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से V = F लैम्डा लिखूंगा। ठीक है, तो F कितना आ रहा है बेटा, साउंड का स्पीड 330 कंसिडर करना है, ये 110 है, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 3 मीटर। ठीक है, और ये जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है बेटा ये आ रहा है 5 - 4 = 1 मीटर। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से साउंड ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से साउंड ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो फाई का वैल्यू पता लग गया 2π/λ की जगह कितना पुट कर लिया 3 × 1, तो ये 2π/3 आ गया। तो इंटेंसिटी क्या लिख दूंगा मैं, I0 + 4I0 + 2√I0 4I0 × cos 2π/3। अब cos 2π/3 का मतलब कितना डिग्री एंगल हो गया है, 120 डिग्री हो गया। ये I0 तो 4 और 1 कितना हो गया, 5I0 तो ये हो गया +2
इंटू ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2i0 हो गया। अब ये cos 2π/3, अब यहाँ ये वैल्यू आपको परेशान कर सकती है कुछ बच्चों को, तो 2/3 इंटू 180 लिखोगे आप, तो ये हो गया 6, ये हो गया 12, 120 डिग्री 60। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू बेटा आप लोगों को पता हो ये होता है -1/2, तो cos 120 का वैल्यू -1/2 आ गया। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी ना, जो ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई अपने पास में बेटा, यही तो पता करता ना रिजल्टेंट, ये आ जाएगा आंसर 3i0। ठीक है, चेक करो जरा क्या आप लोगों का आंसर भी यही था या कुछ अलग था। आप लोगों का आंसर भी कुछ ऐसा ही है या कुछ अलग है। ठीक है, क्वेश्चन आसान कैटेगरी का है बेटा, कुछ नया नहीं है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन अपन ने रस्सी के केस में भी किया था, बस यहाँ सोर्स बदल गए हैं, साउंड सोर्स आ गए हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा जाता तो मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ 5i0 हो जाता, मिनिमम इंटेंसिटी जो है, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी 5i0 नहीं होता, रूट करके ऐड करना पड़ता तो कुछ अलग आता। ठीक है, चलो अभी तो यहाँ तक की कहानी लिखो, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख डालो पूरा। 3i0 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, ये मिनिमम इंटेंसिटी नहीं है बेटा, मिनिमम निकालना होता तो √i1 √i2 होल स्क्वायर करता। चलो अभी इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लिख देंगे, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप लोग सोल्व करना। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो जरा, और आपके दिमाग में क्या थीम बन रही है सोचो जल्दी से। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है। हाँ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच पर्सन हियर्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये एक इंसान है जो यहाँ कान लगा के खड़ा है इस पाइप के जस्ट, और उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब ये साउंड से साउंड जनरेट हो रहा है और ये साउंड आगे बढ़ रहा है यहाँ से, साउंड का स्पीड 400 मीटर पर सेकंड का कंसिडर कर लेना है। सोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है ना वो 10,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी देखनी है जब ये इंसान, ये आदमी मैक्सिमम इंटेंसिटी सुने, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर सोर्स तो एक ही है, सोर्स नो डाउट एक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये सोर्स है, यहाँ से जो साउंड निकल रहा होगा एक साउंड तो यहाँ से इससे डायरेक्ट आ गया, दूसरा वाला साउंड क्या होगा बेटा, यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से इधर 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 जाते हुए इधर जाते हुए इधर जाते हुए इधर जाते हुए यहाँ पहुँचेगा। ठीक है ना, तो ये जो साउंड है हकीकत में तो यही एक साउंड है, यही तो सोर्स है ना, बट ये सोर्स से दो अलग अलग पाथ से साउंड जा रहा है। ठीक है, और यहाँ सुनाई दे रहा है। अब जो दोनों पाथ है उनका पाथ डिफरेंस पता कर लो कि कौन सा वाला साउंड, ये जो रेड वाला साउंड है ना, ये जो रेड वाला साउंड है, क्या ये वाला साउंड ज्यादा चल के आ रहा है, और कितना ज्यादा चल रहा है ये व्हाइट वाले साउंड से, व्हाइट वाले पाथ से कितना ज्यादा चला वो साउंड, पाथ डिफरेंस पता लगा लोगे। अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस आपको पता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहाँ से अपने पास लैम्डा की कैलकुलेशन हो जाएगी, और लैम्डा की कैलकुलेशन हो गई तो v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओगे तो साउंड का स्पीड भी, साउंड का स्पीड से v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओगे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो बेटा, आंसर ट्राई करो। मैंने सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे सोल्व करना है, अब आप लोगों को ट्राई कर लेना चाहिए क्वेश्चन। चलो मैं पता करता हूँ जरा क्या है, देखो सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस निकालते हैं, डेल्टा एक्स क्या आएगा। डेल्टा एक्स जो है ना, ये वाला पाथ यहाँ से और ये वाला पाथ ही तो एक्स्ट्रा चल रहा है, बाकी ये जितना चल रहा है वो तो ये भी चल ही रहा है ना, यहाँ वाला बराबर यहाँ वाला बराबर, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ये एक्स्ट्रा पाथ चल रहा है, तो ये आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ध्यान रखना मैंने रेक्टेंगल शेप लिया है, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा ट्राइंगल भी ले लिया जाए, ये ऐसा ट्राइंगल भी बना सकते हैं, यहाँ से सोर्स आ गया और यहाँ पे सुना दिया, ऐसा भी हो सकता है, तो आप ज्योमेट्री लगा लेना, हो सकता है ऐसा सर्कल बन जाए। ठीक है, तो आप ज्योमेट्री लगा लेना, पार्ट डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है ना, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक साउंड तो इधर से आएगा और दूसरा वाला साउंड इधर से आएगा, तो इसका रेडियस दिया हो तो आंसर आ जाएगा क्या, ये वाला साउंड तो पाई आर चला, ये 2r चला, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा कितना, पाई आर माइनस 2r। ठीक है, ऐसे ही इधर साउंड आएगा, इधर से आएगा,
ठीक है, पार्ट डिफरेंस निकाल लेना, बाकी प्रोसेस यही रहने वाला है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस आ गया। अब मुझे चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमा चाहिए, क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो डेल्टा एक्स है क्या होना चाहिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश 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 एन लैम्डा, ये इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एक्स है 20 सेंटीमीटर आ रहा है, मैं इसको एन लैम्डा लिख लूँ, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 20/n सेंटीमीटर। एन का वैल्यू लास्ट में पुट करके देख लेंगे अपन। ठीक है, एन का वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट कर लेंगे ना, तो ये वाली कहानी सेट हो जाएगी। अब आपको बताइए जो वेलोसिटी है v = f लैम्डा होगा क्या, साउंड का स्पीड 400 कंसिडर करना है, फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करनी है, लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 20/n। अब ये सेंटीमीटर में है ना, तो इंटू 1/100 कर दें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में था तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया 20, ये हो गया 2000 n। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता करते हैं। 0 वैल्यू पुट करूंगा तो 0, 1 पुट करूंगा तो 2000 हर्ट्ज, फिर n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4000, 3 पुट करूंगा तो 6000, फिर 8000, फिर 8000 के बाद कितना आ जाएगा 10,000, फिर 12,000, फिर इसके बाद आ जाएगा 12,000 हर्ट्ज। तो ये इतनी सारी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। बट आपका जो आंसर है ना, आपका जो आंसर है वो कहां तक हो सकता है बेटा, 10,000 किलो हर्ट्ज तक आपके आंसर पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो यहां से अपना इस टाइप से आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो अपने आंसर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, वो आंसर अब 0 से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, 2000 एक आंसर ही हो जाएगा, 4000, 6000, 8000, 10,000, बट इसके बाद वाला आंसर नहीं होंगे, क्योंकि अपना जो साउंड है वो कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अप टू 10,000 तक। तो ये इतने सारे आंसर हो जाएंगे। अब 0 का तो फ्रीक्वेंसी का कोई साउंड को कोई मतलब नहीं, तो ये इस टाइप के अपने आंसर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी फटाफट से, वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो, इतने सारे पॉसिबल आंसर हैं। ठीक है, या फिर ये बोल सकता है 0 से ज़्यादा और 10,000 से कम कितने होंगे, तो फिर वो एक्सट्रीम वाले भी हटा देना। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हाँ ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। 2 साउंड वेव इमिटेड बाय 1 साउंड सोर्स इज अप्रोचिंग एट द पॉइंट थ्रू ए 2 पाथ। एक ही साउंड सोर्स है बट 2 अलग अलग पाथ से साउंड आ रहा है वो, और एक जगह तो पार्ट डिफरेंस 36 है, व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 36 और 60। पार्ट डिफरेंस मान लो 36 है और 60 है। टू साउंड वेव्स इमिटेड बाय 1 साउंड सोर्स अप्रोचिंग एट ए पॉइंट थ्रू ए 2 पाथ। 2 अलग अलग पाथ से आ रहा होगा। अगर पार्ट डिफरेंस 36 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है, पॉइंट आर साइलेंट। साइलेंट का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, साइलेंट पॉइंट का मतलब जो है ना मिनिमा होता है, ये ध्यान रखना। साइलेंट पॉइंट का मतलब मिनिमा। इफ स्पीड ऑफ साउंड वेव इन, साउंड का स्पीड इतना कंसिडर कर लेना है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। ठीक है, तो साउंड सोर्स का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं जरा। तो देखो क्या है कहानी,
2 साउंड वेव्स इमिटेड बाय 1 साउंड सोर्स अप्रोचिंग एट अ पॉइंट थ्रू टू। अगर पार्ट डिफरेंस 36 सेंटीमीटर हुआ, थर्टी सिक्स पे भी साइलेंस आ रहा है और 60 पे भी साइलेंस आ रहा है, मतलब दोनों ही सिचुएशन पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जरा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। V इक्वल टू एफ लेमडा लिख देना है। ठीक है, V मुझे पता है 330, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना है। अगर लेमडा आ जाए कैसे भी करके, फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट करनी है ना, अगर लेमडा आ जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लेमडा आ गया ना तो आंसर आ जाएगा। अब सोचो जरा लेमडा कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर आप लोगों ने लेमडा कैलकुलेट कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। लेमडा कैलकुलेट करने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ खास बचेगा नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं, देखो क्या है। अब ये जो पार्ट डिफरेंस है ना अपने पास, ये मिनिमा का मतलब जो डेल्टा एक्स से पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस 36 से मान लो, तो ध्यान से सुनना बेटा। तो ये जो 36 और 60 है ना, कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, और लास्ट में यहां होता है कितना, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब देखो अब देखो क्या है, ये जो दो पार्ट डिफरेंस आ रहे हैं ना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहां से कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुनना। ये जरा मान लो, कोई भी मान लो ये 36 रहा होगा तो ये 60 रहा होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है सर यही क्यों लिया आपने, तो ये वाला ले ले यार, ये वाला ले ले, कोई सा भी ले ले। ये 36 रहा होगा तो ये 60 रहा होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस लेमडा है, इन दोनों का लगातार 2 कंसेक्यूटिव का डिफरेंस लेमडा आ रहा है क्या, तो जो लेमडा आ जाएगा मेरे पास, लेमडा क्या आ जाएगा देखो, लेमडा का जो वैल्यू है बेटा 60 माइनस 36, तो जो लेमडा का वैल्यू आ गया ना 60 माइनस 36 करूंगा तो कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर आ रहा है क्या लेमडा। ठीक है, तो लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 36 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया अपना कितना 3 लैम्डा बाई 2, और ये हो गया कितना 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, कहानी ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मिनिमा एक तो 36 पे आ रहा था और जस्ट उसके बाद 60 पे आ रहा था, जस्ट बाद वाला कंसिडर करना है ये। ठीक है ना, ताकि अपना क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि सर ये अलग अलग है क्या, ये और ये वाले नहीं है, ये और ये नहीं है, जस्ट आजू बाजू वाले। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेमडा होता है, तो मैंने यहाँ से लेमडा की कैलकुलेशन कर ली। लेमडा कितना हो गया 60 माइनस 36, तो ये 24 हो गया, लेमडा बाई 2 12 हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 36, ये जो 36 है ना, यहाँ से नहीं हो कि ये यहाँ वाला होगा, ये तो 36 तो, और ये 5 लेमडा बाई 2 ये रहा हो। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो लेमडा पता लग गया क्या आसानी से। अब लेमडा पता लग गया तो आंसर निकाल लें हम। लेमडा का वैल्यू कितना आया अपने पास 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई देखो बेटा, 330 इंटू 100 अपॉन 24। कैंसिल आउट करोगे तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 110, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 8, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है ये 25, 4 से कैंसिल आउट हुआ है 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ है 55। तो अपना जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 55 इंटू 25। तो 55 इंटू 25 कर देता हूँ जरा, क्या आने वाला है 55 इंटू 25, तो यार है 1375 हर्ट्ज। ये इस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थी इसमें लेमडा की, लेमडा ने थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशान करा हो। ठीक है, तो ट्राई करो जरा आप लोग, आपका आंसर यही आ रहा है कि अलग आ रहा है, ट्राई क्या सॉरी चेक करोगे, अब तो ट्राई तो आपने करा नहीं।
चलो वीडियो पॉज करके नोट करो यहाँ तक, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है लैम्डा वाले ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, पिछला जो चैप्टर था ना बहुत एंड स्ट्रिंग वाला था, दोनों एंड फिक्स थे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक डीपीपी में या मॉड्यूल में, हो सकता है मैंने कराया। कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी था, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था अपन ने, वो एफ नोट के बराबर हो गया था। ठीक है ना, तो उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो मैंने इधर वाला लिया था, मैंने बोला कोई से भी दो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर पे, अपना आंसर यही आने वाला है। जैसे मैंने इधर वाले मान के कंजुगेटिव करे, बस वो दो ये मान के ये बताना चाह रहा हूं मैं कि दो कोई भी दो लगातार जो डिफरेंस होगा ना, उन दोनों का डिफरेंस लैम्डा ही होगा। λ/2 3 λ/2 का डिफरेंस कितना है, लैम्डा ही तो हुआ ना। 3 λ/2 5 λ/2 का डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा ही तो हुआ ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी है। हाँ, नेक्स्ट है क्विंक्स ट्यूब। या क्विंक की ट्यूब क्या है, देखो ये ट्यूब जो है ना, ये बेसिकली यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जिससे मैं बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप क्विंक ट्यूब ही समझ सकते हो। ठीक है, इधर से साउंड गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया, और ये जो डिटेक्ट हो रहा है पार्ट डिफरेंस पता करो। अगर आपने ये ट्यूब अगर आपने खुद ने बनाई होगी तो आपको ये पता है क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे जो डिस्टेंस है पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। अगर साउंड का स्पीड दिया है तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, और लैम्डा अगर आपको पता है तो साउंड का स्पीड कैलकुलेट। ठीक है, तो पहला तो क्या है, इट गिव्स प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। क्विंक्स ट्यूब जो है ना, ये प्रैक्टिकल प्रूफ देती है कि ये जो है ना इंटरफेरेंस नाम की भी कोई चीज है, और इसी को यूज करते साउंड का स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते। मान लो ये इंसान यहाँ पे सुन रहा है, अब अगर मैं यहाँ साउंड का फ्रीक्वेंसी बदल के साउंड का फ्रीक्वेंसी बदलता हूँ तो हो सकता है कभी इसको मिनिमा सुनाई देगा, कभी मैक्सिमा सुनाई देगा। और ये फ्रीक्वेंसी अपन ने कैलकुलेट करी जब मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको सुनाई दे रही है। मतलब यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी बदलता हूँ इस ये जो सोर्स की, तो इसको मैक्सिमम मिनिमम अलग अलग इंटेंसिटी सुनाई देगी। इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, इसका मतलब कुछ पे मैक्सिमम आ रहा है, कुछ पे मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस का प्रूफ है। अब क्विंक्स ट्यूब होती क्या है, कैसे काम करती है, ये भी समझ लेते हैं जरा। ये इस टाइप की एक ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब तो फिक्स हो गई। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का पार्ट तो फिक्स ट्यूब हो गया। अब राइट में भी ये ट्यूब होती है, और राइट वाला पार्ट क्या होता है, देखो इस पे स्लाइड कर सकता है। स्लाइड कैसे करता है, देखो ये इस टाइप से है ट्यूब। ठीक है, और ये वाली जो ट्यूब है ना, ये वाला पार्ट अपना मूवेबल है, मूवेबल ट्यूब। मतलब ये यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ स्लाइड कर सकता है ट्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ इस ट्यूब से मैं क्या करूँगा, साउंड को दो अलग अलग पाथ से भेजेंगे अपन। साउंड को क्या करेंगे बेटा, दो अलग अलग पाथ से भेजेंगे, और दोनों पाथ में सोर्स अपन एक ही यूज़ करेंगे, और दोनों का जो है पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और वो पार्ट डिफरेंस के बारे में चेक करेंगे कि वो पार्ट डिफरेंस जो है किस टाइप का आ रहा है। अगर वो पार्ट डिफरेंस अपने को पता लग जाता है तो अपना आंसर की एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। मतलब अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक जगह तो सोर्स होगा, मान लो यहाँ पे है अपना सोर्स, एक मिनट। ठीक है, यहाँ तो है अपना डिटेक्टर या जो भी सुन रहा है कान, और यहाँ होगा अपना सोर्स जो साउंड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये तो सोर्स है और ये डिटेक्टर है। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है बेटा, जो साउंड है ना वो दो अलग अलग पाथ से चल के आ रहा है। एक साउंड तो यहाँ से जैसे निकला ना, वो ये वाला पाथ सेलेक्ट करके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये वाला पाथ में चलता हुआ साउंड यहाँ आ गया। दूसरा वाला साउंड ये वाला पाथ सेलेक्ट करेगा, ये वाले पाथ से चलता हुआ यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कुछ न कुछ मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा। यहाँ क्या ये डिटेक्टर कुछ न कुछ मैक्सिमा या मिनिमा ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो ये मैक्सिमा ऑब्जर्व कर रहा है, डिटेक्टर क्या डिटेक्ट, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। मान लो डिटेक्टर अभी ये वाली सिचुएशन में डिटेक्टर ने क्या रीड किया, मैक्सिमा। अगर डिटेक्टर ने मैक्सिमा रीड किया है, इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस होगा
वो कुछ मान लेते हैं 3 लैम्डा हो सकता है 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, 6 लैम्डा हो, 7 लैम्डा हो, मुझे नहीं पता क्या है। तो मैंने 3 लैम्डा मान लिया है, जैसे अभी पिछले वाले में माना था ना ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो मूवेबल ट्यूब है ना, इस मूवेबल ट्यूब को मान लो मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। अब इस मूवेबल ट्यूब को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इधर खिसका दिया, और मूवेबल ट्यूब को इधर भी मूव करा सकता हूँ, बाहर भी मूव करा सकता हूँ। अभी सुनो ध्यान से, अभी आपको पता है कौन सा वाला पाथ ज्यादा होगा, ये लेफ्ट वाला पाथ तो हमेशा फिक्स रहेगा, राइट वाला पाथ मूव करेगा। जो राइट वाला पाथ है ना साउंड का, ये चेंज होता रहेगा क्योंकि ये वाली ट्यूब मूवेबल है। अगर ये इधर जाएगी या इधर जाएगी तो पाथ में कोई ना कोई चेंजेस आएगा। मान लो ये जो डिटेक्टर है ना, अभी 3 लैम्डा बता रहा है, मान लो मैंने इस ट्यूब को इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, तो आपको पता है पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगेन मैक्सिमा आ गया, अगेन इसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमा आ गया। इसका मतलब पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा हो गया होगा क्या। मैंने ट्यूब को कितना शिफ्ट किया, मान लो ट्यूब को मैंने डी खींचा, ट्यूब को कितना खींचा इधर, डी, और इस ट्यूब को डी इधर खींचता हूं मैं। अगर ट्यूब को डी इधर खींचता हूं ना, तो ये जो डी होगा, मान लो ये वाली डिस्टेंस डी है, तो ये वाली डिस्टेंस भी डी होगी, तो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 2d। ध्यान रखना, एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 2d। ये ट्यूब को मूव कराऊंगा डी, और पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, एडिशनल 2d, क्योंकि डी ऊपर होगा और डी नीचे होगा। ठीक है, अभी नहीं लिख रहा हूं। तो ये जो ट्यूब को इधर डी मूव कर रहा है, तो मुझे ये पता लग गया कि यहां से डी मूव कराने पे एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आ रहा है क्या। और वही 2d जो है ना, पहले पार्ट डिफरेंस कितना था, पहले पार्ट डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, तो पहले पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा था, बाद में 4 लैम्डा हो गया। इसका मतलब ये वाला डी और ये वाला डी, ये दोनों डी और डी मिला के कितना एक्स्ट्रा लैम्डा प्रोवाइड करा है क्या, ये डी, ऊपर वाला डी और नीचे वाला डी ने मिला के क्या प्रोवाइड करा दिया होगा ये लैम्डा। यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ 4 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया होगा। क्लियर है, मतलब मैक्सिमा टू मैक्सिमा शिफ्ट हो रहा है ना, एक मैक्सिमा आ रहा है, उसके जस्ट बाद दूसरा मैक्सिमा जाए, मतलब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, अगर यही ट्यूब को मैं इधर मूव ना करा के, यही ट्यूब को अगर मैं इधर मूव कराता बेटा, यही ट्यूब को अगर मैं इधर मूव कराता और वापस से मैक्सिमा आ जाता, इसका मतलब ये जो डेल्टा एक्स है ये 2 लैम्डा हो गया होता क्या। और अगर मान लो मैंने इधर मूव कराया और ये जो है ना मिनिमा आया होता, मैक्सिमा नहीं आया होता, क्या आया होता बेटा, मिनिमा। मिनिमा आया होता, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस हो गया होता मेरे पास क्या, 2.5 लैम्डा। अभी 3 लैम्डा है तो क्या हो गया होता, 2.5 लैम्डा। क्लियर है, तो चलो अभी तो इसको जाने देते हैं अपन। ओ यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, एक एक करके मिटाना पड़ेगा वरना गड़बड़। ओ ठीक है, तो ये वाली ट्यूब ऐसी है, ये वाली ट्यूब ऐसी है, ये मूवेबल ट्यूब है। इस ट्यूब को आप लेफ्ट राइट मूव करा सकते हो, यहां से साउंड ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के आगे आ रहा था। ठीक है, तो ये क्विंग्स ट्यूब की कहानी है। क्विंग्स ट्यूब में क्या ध्यान रखना है, देखो आपको, मान लो मैंने ट्यूब को मूव कराया डी, क्या ट्यूब को कितना मूव कराया, डी। ठीक है, ये जो है स्मॉल डी क्या है, डिस्प्लेस मूवेबल ट्यूब। मूवेबल ट्यूब को कितना डिस्प्लेस किया मैंने, मूवेबल ट्यूब को कितना डिस्प्लेस किया, डी। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है 2d। 2d जो है ना वो हुआ क्या, एडिशनल पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब ये पाथ डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है ना, 2d का एडिशनल पाथ डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब अगर ये मूवेबल ट्यूब को राइट में मूव कराऊंगा, इस मूवेबल ट्यूब को राइट में मूव कराऊंगा तो क्या होगा, पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा, कितने से, 2d से। अगर इस मूवेबल ट्यूब को इधर मूव कराऊंगा तो पार्ट डिफरेंस कम होगा, कितने से, 2d से। डी मूव कराने से पार्ट डिफरेंस पे 2d का इफेक्ट आता है। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चे, अगर ये मान लेते हैं अपन क्या, अगर ये पहले मैक्सिमा था और बाद में भी मैक्सिमा आ रहा है, पहले मैक्सिमा था और बाद में भी मैक्सिमा आ रहा है, तो ये जो 2d है ना वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। ये 2d किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। और पहले मिनिमा था बाद में भी मिनिमा आ रहा है, तो भी वही सिचुएशन है, लैम्डा के बराबर। अगर ये मैक्सिमा से मिनिमा पे शिफ्ट हुआ है, मैक्सिमा से मिनिमा पे शिफ्ट हुआ है, मिनिमा से मैक्सिमा, तो ये जो 2d है ना ये λ/2 के बराबर होगा। देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना बेटा आप लोग। ठीक है, इधर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो क्या है कहानी। देखो आपको पता है अगर लैम्डा
लेमडा के बाद 1.5 लेमडा, 2 लेमडा, 2.5 लेमडा, 3 लेमडा, 3.5 लेमडा, 4 लेमडा। मुझे पता है यहाँ मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा और यहाँ भी मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ आएगा मिनिमा और यहाँ भी मिनिमा और यहाँ भी मिनिमा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, ये जो सोर्स है और ये जो डिटेक्टर है, एक साउंड मान लो इधर से आया, ये इधर से चल के आ रहा है एक साउंड, और दूसरा साउंड मान लो इधर से चल के आया, ये इधर से चल के आया, ठीक है। ये फिक्स ट्यूब है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल ट्यूब है, और ये इधर वाली ट्यूब अपने पास फिक्स है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ट्यूब को मूव करा दिया। अब अगर मान लो मैंने डी इधर मूव करा दिया, मतलब ये ट्यूब जो है ना, ये यहां से इधर डी मूव कर गई, ये ट्यूब इधर मूव कर गई, कितना डी। तो आप देखो एडिशनल पार्ट डिफरेंस कितना कम हो गया। जो पहले पार्ट डिफरेंस था ना, ये वाला पाथ एक्स्ट्रा, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ कम हो गया क्या, तो 2D का डिफरेंस आ गया ना, एडिशनल पार्ट डिफरेंस। तो अगर ये मैक्सिमा टू मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो पहले ये वाले पाथ से जब आ रहा था तो मैक्सिमा था, और ये वाले पाथ पे भी मैक्सिमा है, मतलब पहले अगर 4 लेमडा रहा होगा तो अभी 3 लेमडा हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही सेम पैटर्न पे क्या हो सकता है बेटा, अगर मैं इस मूवेबल ट्यूब को इधर ले जाऊं, इधर भी ले जा सकता हूं। मान लो मैं इस मूवेबल ट्यूब को डी इधर लेके चला गया, मैं मूवेबल ट्यूब को कितना ले गया बेटा, इधर डी लेके चला गया, तो ये वाला डी और ये वाला डी एक्स्ट्रा कितना आ गया, 2D। अब ये वाला डी और ये वाला डी जो एक्स्ट्रा आया है ना, तो 2D का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब ये हो सकता है मैक्सिमा टू मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है, मैक्सिमा टू मिनिमा, मिनिमा टू मैक्सिमा, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमा टू मिनिमा शिफ्ट हुआ हो। देखो मैं बताता हूं, ये ट्यूब के मूवमेंट से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो ऐसा है, अगर मान लो ऐसा है तो आप बताओ जरा क्या होगा। पहले मैक्सिमा था, मैक्सिमा टू मिनिमा पे शिफ्ट हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका, ये 2D किसके बराबर रहा होगा, फिर सोचो जरा। पहले मैक्सिमा से मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है तो लेमडा का डिफरेंस, फिर ये मैक्सिमा टू मिनिमा आया तो लेमडा बाई 2, ऐसा हो गया। क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए, रट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्विंग्स ट्यूब की कहानी है, आप लोग लिख लो जरा, रटना कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, क्या कि अगर ट्यूब का मोमेंट डी होगा तो एडिशनल पार्ट डिफरेंस जो होगा वो 2D आएगा। अब वो 2D को कैसे सेट करना है ये आपको क्वेश्चंस में देखना है, नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। चलो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं। ये आ गया आपका न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बच्चों। इन ए क्विंग्स ट्यूब देयर आर 2 पोजीशंस वेयर साउंड वेव बिकम्स मिनिमा, मतलब मिनिमा आ रहा है 2 पोजीशन पे। स्लाइडिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना डिस्टेंस स्लाइड कराया मैंने, द स्लाइडिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज, दोनों जगह मिनिमा आ रहा है और स्लाइडिंग डिस्टेंस डी आ गया, साउंड का वेलोसिटी दिया है, पता क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके आंसर ट्राई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो 2D है ना बेटा, ये जो D है, D का वैल्यू है 16.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है मिनिमा टू मिनिमा शिफ्ट हुआ है, मिनिमा टू मिनिमा, इसका मतलब क्या होगा, 2D का वैल्यू लेमडा के बराबर रहा होगा, ठीक है। मान लो कभी 1.5 लेमडा रहा है, उससे शिफ्ट होके ये 2.5 लेमडा चला गया, तो दोनों का डिफरेंस लेमडा ही तो आया ना। तो 2D की जगह कितना पुट कर लिया, 16.6 सेंटीमीटर, तो यहां से लेमडा आ गया, ठीक है। लेमडा का वैल्यू पता लग जाएगा क्या आपको। अब V इक्वल टू एफ लेमडा, तो V कितना दिया है 332, फ्रीक्वेंसी पता करनी है। यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है 2 × 16.6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये एक काम करते हैं, अब यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो ये 1/10 लगा लिया, ये पॉइंट उड़ा दिया, ठीक है। 166 का डबल शायद यही होता है, ठीक है, ये डबल आ गया, ये 2 से 2 भी गायब हो गया, तो फ्रीक्वेंसी अपने पास आ गई 1000 हर्ट्ज। यहाँ से फ्रीक्वेंसी मेरे पास निकल गया, ये कितनी 1000 हर्ट्ज, और यही अपना आंसर हो गया। नोट कर लो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्विंग्स ट्यूब का ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग नोट कर लो जरा इस आंसर को, और चेक भी करो कि आप लोगों का आंसर भी ऐसा ही कुछ था या अलग था।
ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा क्या बच्चे, बिट्स। और बिट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। बिट्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चे आपका, आसान टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक तो आसान भी होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट भी है। बिट्स क्या है देखो, इसको एक और नाम देते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम। तो मैं समझा देता हूं क्या है बिट्स की कहानी। ठीक है, तो एक तो टर्म देखो, बिट्स का मतलब क्या होता है, दो साउंड सोर्स है मान लो, और साउंड सोर्स अपने पास ट्यूनिंग फोर्क होते हैं जनरली। ठीक है, साउंड सोर्स यहाँ पे जो होंगे ये होंगे अपने पास क्या, ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, अब जो ये ट्यूनिंग फोर्क है ये साउंड जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, मान लो ये वाला एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक साउंड तो यहाँ से जनरेट हो रहा है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क ये है, दूसरा साउंड इससे जनरेट हो रहा है। मान लो इससे जो जनरेट हो रहा है ना, इससे जो साउंड जनरेट हो रहा है वो 100 हर्ट्ज का है, और इससे जो साउंड जनरेट हो रहा है वो 105 हर्ट्ज का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है ना, मतलब इसका टाइम पीरियड 1/100 हो जाएगा, मतलब 1/100 सेकंड में ये वाइब्रेशन पूरे एसएचएम कंप्लीट हो रहा है। इसका जो है ना एसएचएम करती है, ये जो आर्म्स है ना, ये जो आर्म्स है ये ट्यूनिंग फोर्क आ गया, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है और साउंड क्रिएट होता रहता है। तो वो जो एक टाइम पीरियड मतलब 1/100 सेकंड, 1/100 सेकंड आपको पता है 0.01 सेकंड में एक पूरा फटाफट से वो वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। इसका 1/105। तो ये इसका साउंड और इसका साउंड दोनों साउंड एक साथ आएंगे तो अपने को क्या, ना तो इसका साउंड सुनाई देता है ना इसका साउंड सुनाई देता है, और एक अपने को एक अजीब ही साउंड सुनाई देता है, अजीब फ्रीक्वेंसी आती है अपने को, उसको अपन बीट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी FB F1 - F2 होती है। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा, F1 - F2। ठीक है, और उसका इनवर्स होता है बीट टाइम पीरियड 1/TB। TB का मतलब बीट टाइम पीरियड। तो बीट टाइम पीरियड का मतलब क्या, देखो ये दोनों साउंड एक साथ चल रहे हैं। मान लो आपको एक इंस्टेंट में मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, थोड़ी देर बाद फिर से मैक्सिमम साउंड सुनाई दे, तो वो मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, थोड़ी देर बाद फिर से मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया, उन दोनों के बीच का जो टाइम है उसको बीट टाइम पीरियड बोला जाता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड बीट टाइम पीरियड, या दोनों मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इसको इंटरफेरेंस इन टाइम क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन देखते हैं। यहाँ देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बच्चों, देखो एक साउंड सोर्स है, मान लो एक साउंड सोर्स है P0 P1, तो इसका साउंड P01 साइन ω1t - kx1 + θ1, और दूसरा साउंड जो है P2 P02 साइन ω_t - kx2 + θ2। अब देखो अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा फाई तो क्या आ जाएगा, अब ω1 वाली टर्म भागने वाली नहीं है, फेज डिफरेंस जो निकालूंगा ना ये आ जाएगा क्या, ω1 - ω2 × t, और बाकी सब ये वाली जो सारी टर्म है ना ये कांस्टेंट आ जाएगी क्या, फॉर गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट होगा ना, तो जैसे मान लो एक साउंड यहाँ से आ रहा है, एक साउंड यहाँ से आ रहा है, x1 x2 कांस्टेंट हो गया, तो ये सब ये वाली सारी की सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना आप, तो ω1 - ω2 × t, बाकी kx1 kx2 θ1 θ2 सब कांस्टेंट है, तो मैंने एक साथ लिख लिया। अब होता क्या है बच्चे, ये जो टर्म है ना ये टाइम के साथ बदलेगी क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये टर्म, मतलब ये जो फेज डिफरेंस है ना ये वेरिएबल होता है, वेरी करता है किसके साथ में, टाइम के साथ में। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं अपन इंटरफेरेंस इन टाइम, टाइम के साथ में इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब एक टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, थोड़ी देर बाद फिर मैक्सिमम आएगी, फिर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब वो कितना देर होता है उसको बीट टाइम पीरियड बोल दिया। अभी जो ω1 - ω2 आया है ना इसको बीट फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं अपन, उसके करस्पॉन्डिंग F1 - F2 लिख सकता हूँ क्या, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया अपना F1 - F2, बीट फ्रीक्वेंसी 1 बीट टाइम पीरियड। ठीक है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल बनते हैं इसका, और कुछ नहीं। जैसे अभी ये वाला ट्यूनिंग फोर्क है और ये वाला ट्यूनिंग फोर्क है, तो दोनों के लिए अगर मैं बीट फ्रीक्वेंसी निकालूं तो बहुत आसानी से मैं बोल दूंगा क्या होगा बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना वो 5 हर्ट्ज आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना, और क्या हल हुआ है एकदम। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बड़ा आसान है,
दो सोर्स होंगे, दोनों की सोर्स का फ्रीक्वेंसी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बिट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बिट फ्रीक्वेंसी को रिवर्स कर दो, बिट टाइम पीरियड आ जाएगा। बिट टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक इंटेंसिटी मैक्सिमम आई है, थोड़ी देर बाद वापस मैक्सिमम आएगी, उन दोनों के बीच का टाइम जो है उसको बिट टाइम पीरियड बोल दिया। दो मिनिमम भी बोल सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी। अब देखो न्यूमेरिकल क्या है, पहले यहां तक की कहानी लिख डालो, जिसको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखनी वो ये भी लिख सकता है चाहे तो। अब देखो क्या है क्वेश्चन, पहला हलवा क्वेश्चन। एक बार ये हलवा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर वो नोट अभी समझा दूंगा क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव। एक का प्रोग्रेसिव वेव ये है, दूसरे का प्रोग्रेसिव वेव ये है। आपको प्रोग्रेसिव वेव का पूरा इक्वेशन दिया नहीं है, पर उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव का आपको पूरा इक्वेशन नहीं दिया है, बट आपको उससे मतलब भी नहीं है। आपको क्या पता करना है, पर्सन जो है वो कितना बिट फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा। तो F1 F2 निकाल लो, फिर बिट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी आसानी से। देखो क्या है, पहला फ्रीक्वेंसी पता कर ले दोनों का। तो यहां पे 2 ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ होता है क्या, तो 2 पाई F1 500 पाई लिख दिया, 500 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, F1 आ गया 250, ठीक है। ऐसे ही 2 पाई F2 506 पाई, पाई ने पाई को मार दिया, F2 आ गया कितना 253 आ जाएगा, ठीक है 253 हर्ट्ज। तो बिट फ्रीक्वेंसी, ए राम इतना आसान क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते क्या आप लोग यार। क्या क्वेश्चन में एकदम कुछ है ही नहीं, यहाँ से F1 निकालो, यहाँ से F2 निकालो, बिट फ्रीक्वेंसी, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स 3 हर्ट्ज अपना आंसर हो गया, ठीक है। 3 बीट पर सेकंड, हर्ट्ज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर सेकंड आ गया ना, यहाँ पे आ गया वो हर्ट्ज, ठीक है। बस आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में 3 लिखना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समझाता हूं। यहां पे आपको समझाता हूं, देखो क्या है। मान लो एक आप खुद से बता दोगे, अभी नोट, अभी एक जो नोट लिखा है ना मैंने, आप खुद से समझा दोगे, खुद बता दो। मान लो ये एक ट्यूनिंग फोक है, ये 100 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फोक पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे कुछ चिपका दिया, ऐसा पार्ट चिपका दिया। तो ये बताओ इस ट्यूनिंग फोक, वही ट्यूनिंग फोक है सेम, बट इसकी आम पे मैंने कुछ लगा दिया, वैक्स लगा दिया, वैक्स समझते हो ना, मोम चिपका दिया। तो अब ये बताओ इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा ये, अब इसका फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो है वो 100 से कम हो जाएगा क्या। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो गया होगा। पहले 100 था ना, तो अब इसका कुछ 100 से कम आ गया होगा, 99, 98, 90, 91 ऐसा कुछ हो गया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वैक्सिंग, मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको वैक्स लगा दिया, वैक्सिंग कर दिया है, ठीक है। या इसको लोडिंग भी बोला जाता है, क्या लोडिंग, मतलब लोडिंग पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर यही ट्यूनिंग फोक है, इसका फ्रीक्वेंसी 100 था, अब मैंने क्या किया बच्चे, ये जो ट्यूनिंग फोक है ना ये 100 वाला था, अब मैंने क्या किया, यहां से इसको थोड़ा सा घिस दिया है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कैसे घिसे यार, थोड़ा सा इफेक्ट डालना है बस। ठीक है, ये इस टाइप का हो गया। अरे यार ये तो मजा नहीं आ रहा। देखो मान लो पहले ऐसा बड़ा सा बनाना था, ये पहले बड़ा था तो 100 हर्ट्ज था। अब मैंने क्या किया, राइट वाले पार्ट को थोड़ा घिस दिया, राइट वाले पार्ट को थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने, घिस दिया है। पहले ये इसका 100 था, तो अब क्या हो गया होगा, इसको मैंने फाइल कर दिया। इसको फाइलिंग बोलते हैं, घिसना नहीं समझते, इसको फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसको बोला जाता है पहले वाले केस को क्या, इसको बोलते हैं लोडिंग या वैक्सिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइलिंग, ठीक है।
तो यह मैंने नोट लगा के लिखा है, देखो क्या है। पहला तो क्या है कि इंसान जो बिट फ्रीक्वेंसी सुन सकता है ना, द बिट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 16 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज से कम होना चाहिए तभी ऑडिएबल होगी। इसीलिए आपको याद होगा तो बिट्स में जो लिखाया था ना वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिखाया था, 16 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हो सकता है कोई बुक्स में यहाँ 15 लिखा हो, कोई बुक्स में 12 लिखा हो, उससे मतलब नहीं, कम होनी चाहिए बस, है ना, 1000 2000 ऐसा ना हो। इफ द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोक इज, ट्यूनिंग फोक की आर्म पे क्या कर दूं मैं, वैक्स कर दूं या लोड कर दूं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। जैसा ये रहा, ये ट्यूनिंग फोक का 100 था, वैक्स कर दिया मैंने तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई होगी, मान लो इसका 98 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रह गया होगा, ठीक है। पहले इसका 100 था, अब इसका 102 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको क्या कर दिया, फाइल कर दिया, घिस दिया। तो ये मैंने नोट लगा के भी लिख दिया है, वैक्स करोगे लोड करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, फाइल करोगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो और फिर ये नोट तो लिख ही लेना है। और इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे बच्चों, और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से क्वेश्चंस कवर करने के लिए ट्राई किया है। यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, इसके बिट्स के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है, बस आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बता दूं मैं, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। और अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर दोगे, और अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि पहले क्वेश्चन को आराम से समझो। ठीक है, तो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 13 है, ये तो कर चुके हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन। तो क्या है, देखो ट्यूनिंग फोक दिए हैं, आराम से समझना। ट्यूनिंग फोक, ये TF का मतलब ट्यूनिंग फोक, 300 हर्ट्ज का 5 बीट आ रहे हैं विद अनदर ट्यूनिंग फोक, ये दूसरा ट्यूनिंग फोक है और उसी का मुझे फ्रीक्वेंसी पता करना है, इसको अननोन ट्यूनिंग फोक बोला जाता है, ठीक है। इफ इम्प्योरिटी इज एडेड ऑन आर्म ऑफ नॉन ट्यूनिंग फोक, मतलब अगर मैं, ये देखो ध्यान से सुनना, पहले जो है ना ये एक ट्यूनिंग फोक है और इसका फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आया, और बिट फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है ना ये आ रहा है कितना, 5 हर्ट्ज। पहला क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करा देता हूं, दूसरा आप लोग ट्राई करना। ये नॉन वाला है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है। ये अननोन वाला है जिसका फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, ठीक है, ये अननोन है। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा मुझे पता है, ये वाला जो अननोन ट्यूनिंग फोक है ना इसके साथ 5 बिट्स दे रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी या तो 305 रहा होगा या फिर 295 रहा होगा, बस ये दोनों में से ही एक आंसर होगा। देखो पहली लाइन जो दिया है ना, ट्यूनिंग फोक इसका 300 है, 5 बिट आ रहे हैं, दूसरे वाले ट्यूनिंग फोक के साथ में, अननोन वाले के साथ में 5 बिट आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 300 है तो यहाँ 305 होगा और यहाँ 295 होगा, मतलब इन दोनों में से एक आंसर है, या तो 305 होगा या 295 होगा। अब उन दोनों में से एक आंसर को कंफर्म करने के लिए वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, देखो ट्यूनिंग फोक इफ इम्प्योरिटी इज एडेड ऑन आर्म ऑफ अननोन, नॉन वाला मतलब इस पे ट्यूनिंग फोक पे मैंने क्या कर दिया, इम्प्योरिटी ऐड कर दी, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे मान लो कुछ न कुछ मिला दिया, यहाँ पे कुछ यहाँ चिपका दिया, ये ठीक है, मान लो यहाँ कुछ चिपका दिया अननोन, ठीक है, नॉन वाले पे जैसा कि लिखा हुआ है वहां पे। तो अब आपको पता है यहां पे ये चिपकाने से क्या होगा, वैक्स हो गया, मोटा हो गया, मतलब इसके वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगे। पहले वाइब्रेट कर रहा था 300 से, तो अब इसके वाइब्रेशन कम हो जाएंगे क्योंकि इस पे लोडिंग हो गई है। अब ये 300 था ना, तो अब कम होके कितने हो सकते हैं, या तो 299 हो गया, 298 हो सकता है, 297 हो सकता है। अब अपने को ये नहीं पता लग पा रहा है कि एग्जैक्ट कितना हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। अब बिट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रही है, जैसे इस पे इंप्योरिटी ऐड करता हूं तो बिट्स क्या करके डिक्रीज करके, पहले 5 आ रहे थे ना, अब वो 5 की बजाय कितने आ रहे हैं, अब 5 नहीं आ रहे होंगे, 5 से कम आ रहे होंगे, मान लो 4 आ रहे हैं। तो अगर मान लो ये वाला आंसर होता आपका, तो ये अगर ये 299 है, अगर आपका ये आंसर होता, तो अगर 299 होता तो बिट फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 6 आती क्या, 305 होता तो 6 आती, और 295 होता तो 295 के साथ में, इसके साथ में अगर देखोगे ना आप, इसके साथ में तो बिट्स क्या कर रहे हैं, इसके साथ में तो बिट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं,
और इसके साथ में जो बिट्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर ये 299 हुआ ना तो 294, 295, 299, 295 4 बिट आए क्या। इसके साथ में बिट कितने हो गए, पहले 5 थे अब 6 हो गए होंगे ना, ठीक है। इनमें से कोई सा भी डेटा ले सकते हो, 299 ले लो, 298, 297, 296, कोई सा भी ले लो। तो मेरा जो आंसर होगा, बीट को मुझे क्या करना है, डिक्रीज कराना है। बीट डिक्रीज हुए तो आंसर होगा 295 हर्ट्ज। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, कुछ नहीं करना होता है, खाली क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। जो आप लोगों ने लगाया हो तो बढ़िया बात है, नोट करो जरा। अभी यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड किया है, लोडिंग किया है, वैक्सिंग किया है नॉन वाले को। नॉन वाले के साथ फाइलिंग भी किया जा सकता है, और यही दोनों केस अननोन वाले के साथ भी किए जा सकते हैं। अननोन वाले को भी साथ भी फाइलिंग वगैरह, लोडिंग वगैरह किया जा सकता है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक तरीके से बता दिया, ये आप लोग नोट करो जरा। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है। पहली लाइन पढ़ते ही आपको आंसर पता लग जाता है 50-50 की, या तो ये होगा या फिर ये होगा। पर कंफर्मेशन करने के लिए दूसरी लाइन पढ़नी होती है हमेशा। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन ये हो गया, नोट करो जरा। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा कि वापस वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन। जिन बच्चों को अगर पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, ये वाले क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, ठीक है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं। एक ट्यूनिंग फोक है, उसका फ्रीक्वेंसी 158 है, 3 बिट्स दे रहा है। देखो देखना ध्यान से तो सुन, पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, ठीक है। मान लेता हूं एक तो नॉन आ गया अपने पास, नॉन वाला ट्यूनिंग फोक आ गया, ये नॉन वाला ट्यूनिंग फोक आ गया। इसका फ्रीक्वेंसी 158 हर्ट्ज आ रही है, और बिट फ्रीक्वेंसी जो अननोन के साथ आ रही है ना वो 3 हर्ट्ज है। इसका मतलब ये जो अननोन ट्यूनिंग फोक रहा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी की 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो इससे 3 ज्यादा या 3 कम। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है, या तो 161 रहा होगा, या फिर 155 रहा होगा। ये दोनों में से एक आंसर होगा। क्या पहली लाइन ने आपको ये दे दिया, इसका 158 है, 3 बिट आ रहे हैं, मतलब हो सकता है इसका 3 ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो तो 161, 3 कम हो तो 155। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब वो आंसर को कंफर्म करने के लिए अगली लाइन देखो क्या है। अब इसको फाइल कर दिया आपने, फाइल कर दिया मतलब बेचारे को इसको थोड़ा, इसको जो है ना, ये अननोन ट्यूनिंग फोक को आपने फाइल कर दिया, ठीक है। ये जो अननोन है इसको फाइल कर दिया ना आपने। अब इसको फाइल करने से जो इसका फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो 161 वाला होता, तो ये जो 161 वाला होता ना बच्चे, तो 161 से बढ़ जाता क्या, फाइल किया है ना, फाइल किया है तो 162 हो जाता, या 163, या 164, 165 ऐसा हो सकता। और अगर 155 रहा होता तो 156, 157, 158 ऐसा कुछ हो जाता। समझे? फाइल करने पे आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। फाइल का मतलब घिस देना, ठीक है ना। मैंने यहाँ से इसको कुछ घिस दिया है, ठीक है, ये पहले समझा चुका। अब बीट, पहले बीट कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। अब बीट, जो ये बीट फ्रीक्वेंसी है, ये कितने हो गए, 7 हो गए। अब ये देखो जरा आप लोग कि 7 किसके साथ हो गए होंगे। 158 यहां लिखा है, 162, 163, 164, 165, 156, 157, 158। क्या इसके साथ 7 बिट पॉसिबल है? नहीं। यहां तो बिट कम हो रहे हैं ना, पहले 3 थे क्या, पहले 3 थे, 156 होते ही 2 हो गए होंगे, 157 होते ही 1 हो गया होगा, 158 होते ही 0 हो गया होगा, ठीक है। अब यहां देखो, पहले 3 थे क्या, अब जैसे 162 हुआ तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब ये यहां पहुंच गया होगा ना, तो ये आंसर हो गया अपना। देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन। अब अननोन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो ये जो अननोन का फ्रीक्वेंसी कौन सा वाला है, 161 हर्ट्ज। तो अपना आंसर हो गया कितना बेटा, अननोन फ्रीक्वेंसी का, अननोन ट्यूनिंग फोक का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 121 हर्ट्ज रहा होगा, ठीक है। देन फाइंड, चाहो तो यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ओरिजिनल मतलब इनिशियल वाली, शुरुआत वाली, और फाइलिंग करने के बाद तो 165 हो गई उसकी भी। क्लियर है?
क्लियर है क्या कहानी? तो क्वेश्चन में आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा बच्चों, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका 158 था, 3 बीट आ रहे थे, तो 3 ज्यादा या 3 कम। अब अननोन वाले को फाइल किया, पिछले वाले में नॉन वाले को लोड किया था, अननोन को फाइल किया है, फाइल करने पे बढ़ा देना है 161 से 62, 63, 64, 65, 155 से 156, 157, 158, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर इसका भी तो बढ़ के 165 हो सकता है। फाइलिंग और वैक्सिंग में ये ध्यान रखना है कि थोड़े से ही चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े से चेंज होते हैं। बढ़ने को तो इसका भी 155 से बढ़ के भी इसका 165 हो सकता है, बट इसका इतना सारा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा फाइलिंग हल्की फुल्की हुई होती है ना, तो 161 से 165 जाना आसान है, ठीक है, इसलिए ऊपर वाला आंसर है अपना। तो इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 161, ठीक है, नोट कर लो जरा। ऐसा एक और क्वेश्चन कर लें क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे मॉड्यूल में डीपीपी में ऐसे। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। ए ट्यूनिंग फोक इज वाइब्रेटिंग एट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट। व्हेन अनदर ट्यूनिंग फोक इज साउंडेड साइमल्टेनियसली, 4 बीट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, खुद से सोल्व करो ना, मेरा क्या वेट करते रहे, तुम्हें बोलूंगा तब वीडियो पोस्ट करो, खुद से सोल्व करते रहो। ये 100 हर्ट्ज आ गया, ये तो क्वेश्चन में नोन है, पता है ये तो। अब अननोन का भी आइडिया तो लग ही गया। ये जो अननोन है ना, बीट कितना है 4, इसका मतलब या तो ये 104 रहा होगा या फिर 96 रहा होगा। इतना तो सब बच्चे कर लेते हैं, इसके बाद ही गड़बड़ होता है बच्चों के साथ। तो आप लोग ट्राई करो जरा, इसको वीडियो पोस्ट करो, ट्राई करो। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो नॉन वाला है ना, ये जो नॉन वाला है इसके यहाँ पे कुछ मास ऐड कर दिया, नॉन वाले के साथ कुछ मास ऐड कर दूंगा तो उसका फ्रीक्वेंसी अब कुछ 99, 98, 97, 96 इस टाइप का कम हो गया होगा, 100 से कम आ जाएगा। ये 100 है, अब 100 से कम हो गया होगा, क्यों? क्योंकि उसको मैंने लोडिंग कर दिया, वैक्सिंग कर दिया, ठीक है। When some mass is added to the tuning fork of 100 Hz, 100 जो नॉन वाला है उसको बिट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, अब बिट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो बिट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप 104 के साथ में देखोगे, ये 104 के साथ में, 104 के साथ में अगर इसको कंपेयर करोगे तो बिट फ्रीक्वेंसी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो पहले 4 थी क्या, 99 के साथ 5 हो गई, 98 के साथ 6 हो गई, 97 के साथ बढ़ रही है, और इसके साथ अगर देखोगे तो बिट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए? देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर ट्यूनिंग फोक। जो दूसरा वाला अननोन ट्यूनिंग फोक है ना, उसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 96 हर्ट्ज, क्योंकि इसी के साथ में अपना फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। बिट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराना है क्या, देखो ये, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों इसकी बहुत सारी बुक्स में अलग अलग ट्रिक दी गई होती, पर ट्रिक पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रिक को याद नहीं रख पाओगे, इसलिए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से काम करो, आपको सारी कहानी समझ में आती रहेगी, ठीक है ना। लॉजिकली चलोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स है पर इतनी ज़्यादा कोई, ये क्वेश्चन बड़े आसान है, कुछ सोल्व ही नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है, हल्का सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जरा, इसका आंसर 96 हर्ट्ज हो जाएगा अपना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब आ गया अपने पास 41 ट्यूनिंग फोक। कितने ट्यूनिंग फोक है बेटा? 41। तो आप लोग 41 ट्यूनिंग फोक्स आर अरेंज इन सीरीज इन ए सच ए वे दैट ईच ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस 3 बीट्स विद इट्स नेबरिंग। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते 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 कितने आ जाएंगे? ये 41 वाला है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके साथ 3 बीट आ रहे हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट। मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी सपोज अननोन मैंने x मान लिया, तो इसका x + 3 होगा क्या, ठीक है। इसका x + 3 + 3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं x + 2 × 3, ठीक है। क्लियर है कहानी? तो देखो यहां पे
और सबसे लास्ट वाला जो है 41 वाला, अब ये जो है ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका x प्लस 1 इंटू 3, इसका है x प्लस 2 इंटू 3, तो अगले वाले का क्या आ जाएगा, देखो इसका जो आ जाएगा ना ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। और नेक्स्ट वाले का इसका जो आएगा ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 3। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 वाले में 1 इंटू 3 आया, 3 वाले में 2 इंटू 3 आया, 4 वाले में 3 इंटू 3 आया, 5 वाले में 4 इंटू 3 आया। मतलब ये जो सबसे लास्ट वाला होगा, ये जो सबसे लास्ट वाला होगा इसका आंसर होगा x प्लस, बताओ आप क्या होना चाहिए, x प्लस 40 इंटू 3। समझे, 3 से बढ़ाते चलना है ना, तो इसमें 41 वाले में 48 होगा। और ये साथ में क्वेश्चन में 3x भी बोला है, साथ में क्वेश्चन में 3x भी बोला है। देखो कहाँ बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वाले से 3 गुना है। इसका मतलब यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे x का वैल्यू आ रहा है 2x, और ये आ रहा है 120, ये आ रहा है 2x, तो x का वैल्यू आ गया 60 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले का तो कितना आ गया 60 हर्ट्ज। 11th सबका निकाल सकते हो क्या आप, तो अपने आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट वाले का तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का तो आ गया अपना कितना x, और x का वैल्यू कितना आ गया 60 हर्ट्ज। 11th वाले का क्या आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू 3, तो हो जाएगा 60 प्लस 30 90 हर्ट्ज। और 16th वाले का कितना हो जाएगा, x प्लस 15 इंटू 3, ठीक है। मतलब ये 60 प्लस 45 तो हो गया 105 हर्ट्ज। ऐसे 21 वाले का निकालोगे तो 21 वाले का क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इंटू 3, तो हो जाएगा 60 प्लस 60 120, ठीक है। तो ये अपने आंसर हो गए सारे के सारे। छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा खास हेवी क्वेश्चन नहीं है, मतलब आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो जरा। सिंपल मैथमेटिक्स, कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो 1 2 3, बस 3 क्वेश्चन और बचे अपने पास। पहले तो ये आसान सा क्वेश्चन देखो क्या, 2 स्ट्रिंग, 2 रस्सियां x और y, और ये सितार एक जो बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्रोड्यूसेस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 4 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है। व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग y इज स्लाइटली इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ठीक है। अब देखो शुरुआत में जो बीट फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ x का फ्रीक्वेंसी दिया है 300, देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ y का फ्रीक्वेंसी क्या रहा होगा। चलो सोल्व कर लेते हैं जरा। पहले क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। मैंने क्या किया ना, बिट्स में सारे वैरायटी कवर कर दी है, इसलिए अपना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं चाहता तो 1-2 क्वेश्चन करा के बाकी आपको होमवर्क में दे देता, बट मैं चाह रहा हूँ कि हर एक वैरायटी कवर हो जाए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए, आप सोल्व करो तो, ठीक है। तो चलो ट्राई करो जरा क्वेश्चन को, दो गया है क्वेश्चन में। पहले तो आपको जो है ना, एक तो पता है कि इसका फ्रीक्वेंसी x का फ्रीक्वेंसी मुझे पता है कितना है, 300 हर्ट्ज है, ठीक है। और जो x को y के साथ में वाइब्रेट कराता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है मेरा कितना, 4 हर्ट्ज। इसका मतलब y का जो फ्रीक्वेंसी होगा या तो 3/4 हर्ट्ज रहेगा, या फिर जो y का फ्रीक्वेंसी है 296 हर्ट्ज रहेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से अपना आंसर होगा 296 होगा या 304, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब चाहो तो तुक्का लगा सकते हो डायरेक्ट, पर तुक्का नहीं लगाना। अब देखो क्या कर रहा हूं, हिंट क्या दिया है, टेंशन इन y इज स्लाइटली इंक्रीज। अब टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी 1v/2l 1/2l √t/μ। अब आपको ये ध्यान रखना है, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। टेंशन ऑफ y इज स्लाइटली इंक्रीज,
y का टेंशन बढ़ाया, देन बिट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 2 हर्ट्ज। मतलब कुल मिला के y का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया क्या? अब y का फ्रीक्वेंसी बढ़ के अगर 304 होता ना, 304 होता तो इससे बढ़ के क्या हो सकता था? 306, 307, 308, 309। और अगर ये 296 होता तो 297, 298, 299, 300 ऐसा हो सकता। इसका मतलब अब जो है पहले बिट फ्रीक्वेंसी 4 आ रहा था और टेंशन का चेंज करने से बिट फ्रीक्वेंसी 2 रह गया। तो अगर ये बिट फ्रीक्वेंसी 2 रह गया बेटा, तो क्या इसके साथ ये जो 300 है, 306, 7, 8, 9, यहाँ तो बिट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, यहाँ बिट फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो अपना आंसर ये वाला के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। 298 जब रहा होगा तो इसके साथ 2 बीट दे देगा क्या? मतलब अपना जो आंसर है ये भी गड़बड़ हो गया, ये वाला आंसर आ गया, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 296 वाला अपना आंसर हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, 296 वाला अपना आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला वीडियो पोस्ट करके लिख लेना आप लोग, है ना, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट टिक नहीं लगा देना बी ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स आर, एक का वेवलेंथ 49 सेंटीमीटर है, दूसरे का 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत। रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फाइंड द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस देम इज। आसान है, v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ साउंड का स्पीड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है मेरे को। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप लोग सोल्व करो जल्दी से। कैलकुलेशन है, मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन क्योंकि आसान कैलकुलेशन है। देखो क्या करना है आपको, v इक्वल टू एफ लेमडा लगा लेंगे, F1 F2 दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे अलग अलग लेमडा के लिए और डिफरेंस निकाल लेंगे। बट ये v में भी दिक्कत है। v आपको पता है साउंड का स्पीड गामा RT अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 बराबर T1 अपॉन T2। तो मान लेता हूँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग 332 आ रहा है, तो v2, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 लिख दिया। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो है 30, तो 273 प्लस 30 करूँगा तो 83, 93, 303, यहाँ आ जाएगा 303। तो V2 आ गया मेरे पास, V2 कितना आ गया 332 रूट ओवर 303 अपॉन 273। ठीक है, V2 आ गया। अब मुझे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस चाहिए ना, बिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है F1 माइनस F2, मैग्नीट्यूड लिख देना है ना, V बाई लेमडा लिख दूँ इसको, V ये तो V है रहा 332 303 अपॉन 273। अब लेमडा को क्या लिख दें 1 अपॉन पहले वाले का लेमडा 49 सेंटीमीटर है ना नीचे, तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्लियर है? मैं V बाई लेमडा से लिख रहा हूँ, ये V बाई लेमडा से फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, माइनस 332, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बेटा, 303 अपॉन 273 इंटू 100/50। सोल्व कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कॉमन आ जाएगा, बस 1/49 1/50 अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा, आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, नोट कर लो जरा ये वाला क्वेश्चन भी, आसान क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी उटपटांग है, रूट आ रहे हैं ना इसलिए। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो ये रहा। अगर 3 आ जाए तो क्या होगा, 3 ट्यूनिंग फोक, 2 आ गए तो दोनों का तो डिफरेंस लिख दिया अपन ने, बट 3 आ जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना, एक का 200 दूसरे का 203 260 ऐसा हो जाए तो फिर क्या करना है। तो देखो आप सुनना ध्यान से, पहले ये जो 200 है एक का तो 200 हट जाए, सॉल्यूशन ध्यान से देख लो आप डायरेक्ट, एक का 203 हट जाए,
और एक का 207 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये देखो कि ये अगर इन दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी लूंगा तो कितना आएगा बीट, इन दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी लूंगा ना, तो ये जो दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है 3 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर मैं ये दोनों का बीट फ्रीक्वेंसी लूंगा तो ये दोनों का जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रहा है ये आ रहा है कितना, 4 हर्ट्ज। और अगर मैं ये वाले का और साथ में ये वाले का बीट फ्रीक्वेंसी लूंगा तो ये आ रहा है 7 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है, 3 पॉसिबल बीट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इन सब का बीट टाइम पीरियड निकालता हूं। इसका बीट टाइम पीरियड 1/3 सेकेंड आएगा, इसका बीट टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड आएगा, इसका बीट टाइम पीरियड 1/7 सेकेंड आएगा। मतलब इसका मैक्सिमा तो 1/3 सेकेंड में आ रहा है, इसका मैक्सिमा 1/4 में आ रहा है, इसका मैक्सिमा 1/7 पे आ रहा है। मतलब इसका जो मैक्सिमा है ना, ये जो मैक्सिमा टू मैक्सिमा में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें 1/3 सेकेंड, फिर 2/3, फिर 3/3। ठीक है, क्लियर है। और इसका मैक्सिमा टू मैक्सिमा 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, इतनी देर में मैक्सिमा आएगा। इसका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। ठीक है, इतनी देर में मैक्सिमा आ रहे होंगे। तो अभी जो है ना, आपको ये देखना है, पता क्या करना है अपने को, बीट फ्रीक्वेंसी, जो तीनों के कारण जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आएगी। क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, देखो तो यहां से आपको ये देखना है कि जो कॉमन टर्म है ना वो हटा देनी है, उनमें का एक सिंगल काउंट करना है। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, मतलब इन दो को हटा दो आप। ठीक है, अच्छा अभी तो जैसे अगर मान लो एक का बीट फ्रीक्वेंसी 2 होता ना, तो 1/2 और 2/2, तो फिर ये वाली भी हट जाती क्या, ये वाली भी हट जाती ना, ये भी होता तो 1/2 वाली भी हट जाती, बट ऐसा तो है नहीं अभी। ठीक है ना, तो अभी ये 3 तो हट गए और कोई भी सेम नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, मतलब जो अपना नेट बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ना, नेट बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब सबको एक साथ, तो 3, 1 2 3, और इसमें से ये तो गायब कर दिया तो 3, इसमें से ये तो गायब हो गया तो 3 और 3 6, तो ये 12 हर्ट्ज का नेट बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 या 4 या 5 ज़्यादा आ जाए तो उनके केस में जितना पॉसिबल बीट है ना इंडिविजुअली एक दूसरे का वो निकालो। बीट फ्रीक्वेंसी आ गई, उसका रिवर्स करो, बीट टाइम पीरियड आ जाएगा। बीट टाइम पीरियड मतलब 1/3 सेकंड में रिपीटेशन हो रहा है, फिर अगला रिपीटेशन 2/3 पे होगा, फिर अगला रिपीटेशन 3/3 पे होगा। ऐसे इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब ये वाला 1 सेकंड तो कॉमन आ रहा है, तो 1 सेकंड को ये तीनों वाले को एक साथ लिख लिया अपन ने, एक बार मान लिया, एक कंसिडर कर लिया। तो यहाँ 1 2 3, 3 का फ्रीक्वेंसी इसका हुआ, 1 2 3, 3 इसका हुआ, इसको गायब कर देना है क्योंकि ये वाला यहाँ काउंट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 सबको सम कर देना है, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ आज वाले लेक्चर में अपन ने बीट्स को खत्म कर लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट कोई दिक्कत नहीं। अगला लेक्चर में अपन साउंड स्टैंडिंग वेव को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगला लेक्चर देखने से पहले आप लोगों को स्टैंडिंग वेव जरूर देख लेना है। स्टैंडिंग वेव, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, दोनों एंड फिक्स, फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक, एक एंड फिक्स, ओवरटोन V/2L, V/4L, F0, 2F0, 3F0, वो सारी कहानी आपको रीड कर लेनी है। तो अगला वाला लेक्चर आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।